के साथ आदमी को कहीं परमात्मा मिल गया और एक प्रश्न उसने परमात्मा को पूछा कि भगवान, मान लिया आप हो, मगर इतना बताओ, आपके अस्तित्व का परिचय तो हो चुका, आपकी ताकत का परिचय मुझे कब होगा? परमात्मा ने बताया कि ऐसी कोई तेरे जीवन में कोई स्थिति आ जाए और मेरी हेल्प की जरूर पड़े, याद करना, मैं आ जाऊंगा। आदमी कभी पूछता भी है, सामने जो जवाब मिलता है उस पर उनका ट्रस्ट कितना होता है वो लाख रुपए का प्रश्न है। पूछ तो लिया, मन में लगा ठीक है, परमात्मा ने बोला कभी कसौटी आई जाएगी तो बता दूंगा। और एक दिन 15वीं मंजिल पे गया, न मालूम किसी ने धक्का मार दिया, नीचे गिरा। और उसी टाइम उसको परमात्मा के वचन याद आ गए कि आपने मुझे प्रॉमिस दिया था कि जब याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। और वो याद करते चला। सुबह का समय था, न अंधेरा था न उजाला था। और 14वीं मंजिल, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, तब तक परमात्मा का कोई अस्तित्व, इनकी ताकत का पता नहीं चला। और उसने देखा, बहुत अंधेरा नहीं था, बहुत उजेला नहीं था, दो मकान के बीच में एक बड़ी रस्सी बंधी हुई थी। और उसको लगा ठीक है, परमात्मा तो बचाएंगे तब बचाएंगे, मगर ये बीच में रस्सी आ गई तो उनको पकड़ के टिक जाओ तो ताकि जीवन तो बच जाए। ये परमात्मा में भी पॉसिबल न भी आवे तो, मगर मेरा जीवन तो मुझे बचाना है। तो उसने रस्सी पकड़ ली, रस्सी पकड़ के लटक गया। और अभी ये बात आपसे करना चाहता हूं, जैसे ही रस्सी पकड़ के लटक गया तब उसने जोर से आवाज चिल्लाई, हाश अच्छा हुआ बीच में रस्सी आ गई, नहीं आई तो मेरी खोपड़ी फट जाती, रस्सी आई तो मैं बच गया। और जैसे ही वो आवाज आई, एक ही मिनट के बाद नीचे से आवाज आई, परमात्मा नीचे खड़े थे। और उसने बोल दिया, दोस्त तू ये कहता है कि बीच में रस्सी आ गई तो बच गया, मैं तुझे ये कहता हूं रस्सी पे तेरा भरोसा हो गया, मेरे तक आते आते तू रह गया। यदि ये रस्सी पर तेरा भरोसा नहीं था, मैं तुझे उठाने के लिए तैयार था। दोस्त मैंने प्रॉमिस दी थी, ये दुनिया के कोई इधर उधर व्यक्ति के प्रॉमिस नहीं, परमात्मा की प्रॉमिस थी, निश्चित आने वाला था। तेरे अधैर्य ने सब मामला बिगाड़ दिया। यदि तुझे रस्सी पे भरोसा नहीं होता तो निश्चित तौर से तू मेरे तक आ जाता। आज मैं आपसे वो बात करना चाहता हूं, आपके जीवन में रस्सी कौन सी है जिस रस्सी ने आपको परमात्मा से दूर कर दिया, परमात्मा पर भरोसा उठा दिया। भगवान है कहाँ, ऐसे बोलने वाले भी लोग हजारों की संख्या में नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में है। उनको मैं कहना चाहता हूं, ये रस्सी आपके जीवन में यदि है तो 3 रस्सी है जिस रस्सी ने आपको परमात्मा तक पहुंचने से रोक दिया है। पहले नंबर की रस्सी आपके पास सफलता की, जहां भी हाथ डाला वहां तुम सफल बन गए। लोग बोलते थे इस बाजार में अभी जाने नहीं चाहिए, तुम गए हिम्मत के साथ और तुम बाजार में पैसा कमाए, क्या है, तुम्हें लगा परमात्मा की जरूरत क्या है, मेरे पुरुषार्थ से सब कुछ होता है। जहां भी तुमने हाथ डाला वहां तुम्हें सफलता मिली है। सफलता के भरोसा ने तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने नहीं दिया। नंबर 2, पैसे पर भरोसा बैठ गया। लाखों करोड़ों रुपए बन गए, मेरे पास क्या था और कहां से कहां पहुंच गया, ये पैसे के भरोसा ने परमात्मा को रिजेक्ट कर दिया। आपको देखना है तो देख लेना, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मगर करीबन 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 ऐसा दिखाई पड़ता है कि अति श्रीमंताई परमात्मा तक आने नहीं देती। एक मंदिर में आ जाना अलग बात है, रिपीट करना चाहता हूं, मंदिर में शरीर को लाना अलग बात है और मन में परमात्मा को लाना बहुत अलग बात है। मंदिर में शरीर आ जाना बहुत अलग बात है, मगर मन में परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाना बिल्कुल अलग बात है। मंदिर में शरीर है मगर मन में मंदिर है कि नहीं, वो लाख रुपए का प्रश्न है। चिकार पैसा ने परमात्मा तक आने को रोक दिया। मैं तो दावा के साथ कह सकता हूं, करोड़ों रुपये अब्जों रुपया लेकर के बैठा है, तुम इनको कभी प्रवचन में देखेंगे, उनको गुरु के पास देखेंगे, उनको मंदिर में देखेंगे, नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। यही मान के बैठेंगे, जरूर क्या है परमात्मा की, हम इसको क्यों माने। परमात्मा को मानने वाले झोपड़पट्टी में रहते भिखारी बन चुके, हम परमात्मा को नहीं मानने वाले अबजपति बन गए, फिर परमात्मा की जरूर क्या है। हो सकता है परमात्मा के मंदिर में रोज जाने वाला झोपड़पट्टी से बाहर नहीं निकला और कभी परमात्मा के मंदिर में नहीं जाने वाला अब्जों रुपया पाके बैठा, उनका बुद्धि, इनका लॉजिक ये कहता है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गॉड इन लाइफ, नहीं जाना है परमात्मा के पास। हजारों लोग ऐसे उलझे हैं,
और एक तीसरे नंबर की बात, तीसरे नंबर की रस्सी आपकी बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंट। यू आर वेल इंटेलिजेंट, तो आपको लगता है बुद्धि तो हमेशा श्रद्धा पे भरोसा करते नहीं, बुद्धि तो श्रद्धा की दुश्मन है। वो एक ही बात मानती है, लॉजिक से मुझे प्रूव करो परमात्मा है कि नहीं। कभी कभी कई लोगों मेरे पास आते हैं, लॉजिक से प्रूव करो। मैं बोलता हूं पुष्प की सुवास नाक का सब्जेक्ट है, वो आंख से कैसे प्रूव होगा? रिपीट करना चाहता हूं, एक उद्यान में पुष्प है, उसमें सुवास आती है, वो सुवास की अनुभूति करनी है, तुम नाक से कर पाएंगे, आंख से नहीं कर पाएंगे। और आप यदि चैलेंज करो कि पुष्प में सुवास से मेरे आंख से प्रूव कर दो, तो आई एम हेल्पलेस। परमात्मा बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है, परमात्मा श्रद्धा का सब्जेक्ट है, बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं। तुम लाग और रिपीट करूं, विजिबल को माने वो बुद्धि है, इनविजिबल को माने वो हृदय है। जहां विजिबल कोई मानने की बात है वो बुद्धि है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो कमलचंद जी, इज्जत को मानते हो? इज्जत क्या है? व्हाट इज द क्रेडिट क्या है? आप बोलते हो महाराज साहब मेरी बाजार में इज्जत है, माने क्या? इज्जत माने क्या? इस आगे बैठने वाले को भी पूछना, इज्जत क्या माने? दिखाई पड़ती है? लॉजिक से प्रूव कर सकते हो? मानते हो? मानते हो? लॉजिक से प्रूव नहीं होने के बाद भी आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, फिर भी इज्जत क्या है? आपसे पूछना चाहता हूं, फिर मैं आगे चलूं सीधा। मुझे कई लोग बोलते महाराज साहब परमात्मा है क्या है, तो दिखता क्यों नहीं, बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? मैं बोला वो तो सब बात छोड़, पहले इज्जत की बात तो कर दे। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। चलने वाला, पान खाने वाला, मसाला खाने वाला परमात्मा के अस्तित्व को चैलेंज कर रहा है। औकात भी नहीं इनकी कि वो स्टैंडर्ड तक पहुंचे फिर कोई बात करे, वो तो कोई है ही नहीं। आपको पूछना चाहता हूं, ये तीन रस्सी बहुत खतरनाक है। जिसने भी इन पर भरोसा किया वो परमात्मा तक गारंटी के साथ नहीं आएगा, और वो भरोसा छोड़ दिया परमात्मा के पास आएगा क्या? मैं ये बुद्धि का विरोधी नहीं हूं, पैसे का विरोधी नहीं हूं, सफलता का विरोधी नहीं हूं, मगर परमात्मा के अस्तित्व को नकारने के बाद यदि तीन चीज मिलती है, आपके जीवन को खड्डे में डाल देंगी। व्हाट इज योर मेंटालिटी? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। फिर मैं आगे चलता हूं, आप क्या मानते हो? जवाब देंगे, मजा आएगा। व्हाट यू बिलीव? आपके मन में क्या भाव है? मुझे एक लड़का राजकोट में मिला था, शिविर चलती थी, रामायण पे प्रवचन था, और उसने मुझे एक प्रश्न पूछा, महाराज साहब राम सचमुच थे? देखो ये बुद्धि क्या प्रश्न पूछती है। मैं बोला हिटलर सचमुच था? तो वो तो था ही, तुम समझे? हिटलर पर शंका नहीं है, मगर राम पर शंका है उनको। हिटलर तो था ही। मैं बोला देखा सुना कहीं? तो नहीं, था ही महाराज साहब। मगर मेरा एक जवाब उनको अलग था, महाराज साहब राम थे ही। मैं बोला एक बार तेरे पक्ष में बैठ करके मैं बात करता हूं, राम नहीं भी थे, मान लो एक्स फॉर एग्जाम्पल, राम का अस्तित्व नहीं था, मगर जिस राम के अस्तित्व को स्वीकारने के बाद लोगों का जीवन यदि अच्छे मार्ग पे चलता है, तो तुझे क्या दिक्कत है? समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? राम थे या नहीं थे, हिस्टोरिकल वो फैक्ट था कि नहीं था, उनकी बात नहीं करना चाहता हूं, मगर राम जैसे व्यक्तित्व को मानने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन सही रास्ते पे ले जाता है, तो वो अस्तित्व को मानने में विरोध क्या है? ये हिस्टोरिकल फैक्ट में मत जाओ। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या है? जबरदस्त बुद्धि, पर्याप्त पैसे, और जहां हाथ डाले वहां सफल था, फिर परमात्मा को मानने की कोई जरूर है? डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको? हाँ? नहीं, इस आपके ये आंसर से मैं संबंध, ये मानने के बाद ही तीन चीज आती नहीं है, न मानो तो भी तीन आ जाती। इट नॉट मस्ट। आप करोड़ रुपया बनाने के लिए परमात्मा के अस्तित्व को नकारने के बाद भी आप अबजपति बन सकते, कोई विरोध नहीं। परमात्मा को न मानो फिर भी यू कैन बी सक्सेस, कोई जरूर नहीं। लाखों करोड़ों लोग ऐसे के परमात्मा को रिचेक करते, मानते नहीं, फिर भी इनके पास बहुत कुछ है। मैं ये कह चलना चाहता हूं, परमात्मा को न मानो तो भी ये सब कुछ चलेगा, कोई जरूर नहीं इसके लिए परमात्मा को मानने की। कई लोग मैंने देखे परमात्मा के अस्तित्व को नकारने वाले भी सक्सेस है, पूरे समाज में आगे निकल चुके, स्टेटमेंट दे रहे। भाई क्या जरूर क्या है परमात्मा को मानने की? ऐसे स्टेटमेंट देते, और वो स्टेटमेंट के पीछे लाखों लोग फॉलोअर भी है उनके।
मगर मैं आज जो आपसे आपके सामने बात करना चाहता हूं वो अलग बात है। आपके जीवन को एक लड़के ने डॉक्टर को पूछा था व्हाट इज द पॉइजन। एक संत को पूछा था किसी ने, मारा साहब जहर क्या है? और एक अच्छा जवाब संत से मिला था, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। कोई भी चीज जब अति पे चली जाती है मे बी पॉसिबल आपके जीवन को डिस्टर्ब कर सकती है। एक छोटा सा प्रश्न बताओ, दूध आपका है, शक्कर आपकी है। दूध का शक्कर का स्वभाव क्या है? दूध को सच बोलो, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, शक्कर डालते ही रहेंगे कि शक्कर डालते डालते कहीं रुक जाएंगे? क्यों? जिस शक्कर का दूध को मीठा बनाने का स्वभाव है वो शक्कर आपकी है, दूध आपकी, आपको मीठा दूध पीना है, शक्कर डालते ही रहो तो दिक्कत क्या है? कड़वा हो जाएगा। माने क्या? जिस शक्कर का गुण धर्म दूध को मीठा करने का है वही शक्कर कड़वा बना देती दूध को। वाई? एक्सेस। आज आपको 5 एक्सेस की बात करना चाहता हूं, आपके जीवन को चेक करना, वह एक्सेस आप उसके शिकार तो नहीं बन चुके। नंबर 1, मोर मैकेनिज्म। मोर, नॉट मैकेनिज्म बट मोर मैकेनिज्म। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में आप इनके करीबन शिकार बन चुके हैं। मोर मैकेनिज्म। एक छोटा सा प्रश्न का जवाब इस सभा में बैठने वाला आप मुझे दे सकते हो। आपके हृदय में जिनका पवित्र स्थान है, चाहे वो पत्नी हो, पिताजी हो, माँ बाप हो, आपका बेटा हो, आपके गुरुदेव हो, आपका कोई भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, लास्ट आपके हाथ से उसको आपने पत्र कब लिखा था? खत। सच बोलो क्यों? एक खत आता था ना तो आदमी खुद जीवंत आता था। इनमें पेन के हस्ताक्षर देखते थे, अंदर में एक आनंद पैदा हो जाता था कि मेरे पिताजी आए, मेरा भाई आया। आपको मैं पूछना चाहता हूं, ये हाथ है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, ये जब तक नहीं था तब तक एक खत का व्यवहार चल रहा था, अभी क्यों खत्म कर दिया? फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, लास्ट आपको याद आता है कि मैंने कब खत लिखा था? लास्ट? अच्छा, और एक बात बताओ, सच बोलो, इनका अनुभव क्या है? ओके, मुझे आनंद आया, मगर हर हफ्ते बेटे को पत्र लिखने के बाद व्हाट यू फील? बहुत अच्छा। तो मैं ये पूछना यही तो मैं कहना चाहता हूं, हर जगह तुमने बस मैकेनिज्म लाके बैठ दिया। कोई जगह उठावना में जाना है मैकेनिज्म, कहीं जाना है शादी के माने, अरे अभी तो आप सब श्रीमंत और शिक्षित लोग की तो बात क्या करूं, इसी कैबिन में बैठा है, बाजू की कैबिन में कोई दूसरा बैठा है, मोबाइल से बात करो। नहीं, ये होने जा रहा है ना। क्या हुआ एक बार बताऊं, संपर्क बढ़े, संबंध खत्म हो गया, संपर्क बहुत बढ़ा दिया। ये मोर मैकेनिज्म ने आपको पूरी अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया आपके घर में एक हाथ में लाके रख दी, हाथ में। जहां भी तू बात करना चाहता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सब कुछ। मगर एक जीवन आदमी जब मिलता था और मैकेनिज्म से मिलना, इट इज मास्ट डिफरेंस। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यहां तुम्हारा लिमिटेशंस क्यों नहीं? गुरुदेव, मेरे आत्मीय जन, मेरे प्रिय जन, उनके साथ मनसा हो सके वहां से मैकेनिज्म का अवॉइड करूंगा और सीधा मैं उनको संपर्क करूंगा। ये आपके बस की बात है कि नहीं? आपकी क्या है? बहनों की स्थिति क्या है? वॉशिंग मशीन आ गया, हीटर आया, गीजर आया, कुकर आया, सब कुछ करीबन आदमी के साथ। और मैं बताऊं, अभी रायपुर में क्या रिवाज है मुझे मालूम नहीं, मगर मैं जब साधु नहीं बना तब तक ये जो कमीज पैंट कुछ बनाते थे ना, तो घर में दर्जी बैठता था। दर्जी बोलते नहीं, क्या बोलते? दर्जी। आपने शायद वो देखा होगा, कोई यहां कोई ऐसी व्यवस्था देखी होगी? दर्जी, हाँ, एक दर्जी घर में बैठता था ना, तो दर्जी जब माप लेता था ना, और वो माप लेने के बाद दर्जी जब कमीज या पैंट बनाता था ना, और रास्ते से हम जाते थे ना, वो बुलाता था, ये आपका पैंट बन रहा है, आपका कुछ सुझाव है? कुछ सुझाव है? और एक बात, वो दर्जी से बना हुआ कपड़ा जब पहन के हम जाते थे ना, तो दर्जी भी 10 जगह बोलता था, ये इनके शरीर पे जो कमीज है ना, मेरा बनाया हुआ है। इनको एक सर्जन, एक बात बताऊं, आज सर्जन है, सर्जक कौन है पता ही नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, सर्जन है, सर्जक का कोई पता नहीं।
सर्जक जब अपने आंखों के सामने उनके सर्जन को देखता है तब उनको लगता है वाह क्या उपयोग आ रहा है। आज ये मैकेनिज्म ने ये सब जगह सर्जन बहुत है, काम बहुत हो चुका। और एक बात बताओ, मुझे पूछने दो, आप ही मुझे जवाब दो, मोबाइल आने के बाद आपको लगता है कि आपकी शांति में बहुत बढ़ावा आया? नहीं तो अभी तक क्यों रखा है? नहीं, आपका अनुभव यदि बोलते हो कि महाराज जब जो शांति थी वो भी तो खत्म हो गई, तो फिर इनके उपयोग में कोई लिमिटेशंस क्यों नहीं आता है? व्हाई नॉट? इफ योर एक्सपीरियंस इज दिस, मैं नहीं कहना चाहता। क्या कोई जवाब? एक आदमी रास्ते से अपने घर से वो ऑफिस में जाता था पुखरा जी, तो बीच में उसको मन हुआ टिफिन में क्या रखा है देख तो लूं, और टिफिन खोल के देखा, भिंडे की सब्जी देखी, भिंडे की, और वो हैरान हो गया। चलो जो भी ठीक है खा लो, ऑफिस पे गया खा लिया। दूसरे दिन गया तो फिर उसको मन में आया कि टिफिन में देख तो लूं, और प्रकाश जी भिंडे की सब्जी, उसको लगा ये क्या लगाया है, और 10 दिन तक वो डिब्बा खोलते रहा, और 10वें दिन जब भिंडी की सब्जी निकली, इनका मित्र साथ में था, जोर से टिफिन बस पटक दिया, रोज भिंडी की सब्जी, रोज भिंडी की सब्जी, क्या लगाया है? तब उसने पूछा यार भिंडी की सब्जी तुझे पसंद नहीं है तो तेरी पत्नी को बोल देना कि ये भिंडी की सब्जी ना रखे, दूसरी सब्जी रखे। तो कि पत्नी कहाँ है ही नहीं। तो उसने बोला भिंडी की सब्जी कौन रखता है? तो मैं ही रखता हूं। अभी इनको तुम मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे ना यार, रोज भिंडी की सब्जी से डिस्टर्ब हो रहा है तो भिंडी की सब्जी बदल देना। आप बोलते हो हमारा से मोबाइल लेने के बाद शांति खत्म हो गई, फिर भी तुम क्यों रखते हो ये भिंडी की सब्जी? यू कैन कंट्रोल नॉट मोर मैकेनिज्म। पानी ठंडा करना, गर्म करना, एक गेहूं को पीसना, एक चक्की थी घर में, आपको मालूम नहीं वो चक्की क्या थी, वो व्यवस्था तुम्हारी टूट गई। अकेली चक्की से गेहूं पीसने की बात नहीं, शरीर में श्रम था, और श्रम रोग को दूर करता है, हेल्दी रखता है। आज बिल्कुल श्रम खत्म हो गया और कृत्रिम श्रम तुमने खड़े कर दिए। कृत्रिम श्रम समझे ना, जहां श्रम नेचुरल श्रम नहीं है, ये नेचुरल श्रम था। चक्की में गेहूं पीसना, पानी लाना, ये सब नेचुरल श्रम। और आपको लगता है विज्ञान का इतना बड़ा आशीर्वाद है, इनका उपयोग नहीं क्यों करे? रिपीट करना चाहता हूं, लिमिट में करो तो आशीर्वाद है, अनलिमिट करो तो अभिशाप है। यह आशीर्वाद नहीं है। कितने लोग, हजारों लाखों, और सच बताऊं अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि वो बोलता है कि मन से मोबाइल आने से प्रसन्नता बढ़ गई है। बात खत्म हो गई, शांति तुम्हारी बिल्कुल खत्म, शर्म खत्म, शांति खत्म। बहुत कुछ बात कर सकता हूं मगर थोड़ा प्रयोग करेंगे आप? कमलचंद जी करेंगे मोर? हाँ, एक काम यदि आप कर सकते हो तो मैं आपको सुझाव दे सकता हूं। कब करेंगे, कैसे करेंगे नहीं, मगर एक बात बता दूं, आप खुद कॉन्शियस को पूछ लो, यहां मशीन का उपयोग न करो तो चले, ऐसा है कि नहीं? वहां वर्ड कर दो। मैं नहीं कहूंगा, आप खुद के कॉन्शियस को पूछ लो। जिस ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में किसको बुलाना है तो बुलाओ, किसके द्वारा आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप सबको ओवरटेक करके 24 घंटे बिना मशीन, जैसे आपको लगता है अभी अभी मानसिकता क्या है मालूम है? आदमी घर से बाहर निकलने के बाद पैसा भूल जाए तो चले, मोबाइल भूले तो नहीं चले। वो बोलेगा बिना पैसा चल भाएगा। और मालूम नहीं मुझे, कभी कभी तो मैं आपको देखता हूं तो मैं सच बताऊं, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कई लोगों को पूछा है तेरे मोबाइल का नंबर बोल, उनको याद नहीं, खुद के मोबाइल का नंबर वो भूल गए हैं। समझे ना मैं क्या कहना? पूरा डिपेंड, जिंदगी भर तक तुमने मशीन को गुलाम बना दिया। तुम्हारी मानसिकता का क्या हमारा सब इनके बिना चलता है? आपका बेटा जो मैथमेटिक्स में पावरफुल था मुंह से, तुम मशीन से पावरफुल हो मगर मेमोरी से पावरफुल तुम नहीं हो। आपका बेटा मेमोरी से पावरफुल था। चलो आगे, 5 नंबर की बात, आज मोर से बचना। मैकेनिज्म का उपयोग कहीं मर्यादा में हो वहां तक आपके जीवन को बनाएगा, बचाएगा, मगर ओवर लिमिट यदि जाएगा तो आपके जीवन को, प्रसन्नता को, मस्ती को, शांति को, स्वस्थता को डिस्टर्ब करके ही रहेगा। एक बेटा, पिताजी शाम को आए घर पे और बेटा था, पिताजी 30 साल की उम्र के थे
और बेटे ने कहा पापा प्लीज टेल मी स्टोरी। छोटा बेटा है। और पिताजी ने सिर्फ इतना ही सोचा कि यदि बेटे को मैं स्टोरी कहूंगा, देखो ये बाप बेटे के लिए सोच सकता है, बाप ये सोचता है बेटे को मैं स्टोरी कहूंगा रोज की डिमांड करेगा, और ये बेटा रोज की डिमांड नहीं करेगा तो कौन करेगा। और बाप को लगा एक बार कहने में तो दिक्कत नहीं, मगर रोज की आदत बना देगा तो मुझे कहां समय, इतना काम मेरे पास है, स्टोरी करने के लिए बैठ जाऊं। फिर भी बेटे को खुश करने के लिए बाप बेटे को बिठा के स्टोरी कर दी। बेटा बहुत प्रसन्न हो गया, पापा बहुत मजा आई, बहुत मजा। 10 मिनट में स्टोरी खत्म हो गई। और दूसरे दिन बाप के मन में जो भय था वो सच्चा पड़ा। बेटे ने दूसरे दिन डिमांड की, पापा प्लीज स्टोरी। और बाप ने 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो स्टोरी कहने के बाद बाप को लगा ये रास्ता कहीं निकलना पड़ेगा, रोज 10-10 मिनट। क्या आगे आप बोलेंगे? आप ही बोलो, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये बाप के मन में सोच क्या होगी, रोज यदि 10-10 मिनट बेटे के पास बैठते रहूंगा तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या होगा प्रकाश जी? नहीं बोलो। मानसिकता क्या होगी? हाँ? बेटे को 10 मिनट देने में जिस बाप को परेशानी लगती है, परेशान करता है बेटा। मेरे पास कोई भी आता है, इनके बीच में मेरा कोई भी साधु आता है, मैं उनको परेशानी मानता ही नहीं हूं। मेरा शिष्य है, मुझे छोड़ के कहां जाएगा? आपका बेटा आपको छोड़ के कहां जाएगा? मगर वह बाप को वही लगा कि ये रोज की आदत बना दी तो परेशानी, ये तो मामला बिगड़ दिया। और बाप ने एक रास्ता निकाला। जिस दिन 5वें दिन बेटे ने स्टोरी मांगी तो बाप ने कैसेट दे दी। बेटा एक बात देख, मैं 4 दिन से तुझे अलग अलग स्टोरी कहता था ना, ये कैसेट में कैद कर दिया है, ये कैसेट देख लेना, क्या स्टोरी मेरा ही आवाज है। और नई स्टोरी भी मैंने बनाई है, वो सब लिखी है, उसमें सब रिकॉर्ड की है। और 5वें दिन वो बेटे को दे तो दिया, मगर 5वें दिन बाप आया और बेटा रो रहा था। बाप ने बोला बेटे को, बेटा रो क्यों रहा है? पापा स्टोरी मैंने दे तो दिया तुझे, कैसे स्टोरी सुनने नहीं, आवाज नहीं बराबर, रिकॉर्डिंग बराबर नहीं है। पापा गुड रिकॉर्डिंग, बिल्कुल आपका आवाज सब कुछ आता है, मगर पापा एक बात बताऊं, कैसेट में आपका आवाज है, आपकी गोद कहां? आपकी गोद कहां? आपका जो स्पर्श, प्रेमाल स्पर्श मेरे सर पे चलता था, मैं आपको प्रेम कर रहा था, वो पप्पा कैसेट में सिर्फ आपका आवाज है, मशीन दूसरा कुछ नहीं दे सकती। मुझे तो आपकी गोद चाहिए, आपका हाथ का स्पर्श चाहिए। और तब बाप की आंख में आंसू आया कि एक जीवंत आदमी का सब्स्टिट्यूट कभी मशीन नहीं बन सकता है, नेवर। चलो आगे, आपको पूछना चाहता हूं, ये पहले तो ये बताओ आपके दिमाग में बात बैठती है कि नहीं बैठती है? मोर मैकेनिज्म कहीं कंट्रोल करना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में नहीं बैठती तो मुझे क्रॉस करके पूछो, महाराज साहब मेरे मन में ये बात नहीं बैठती तो मैं आगे चलूं। क्या लगता है? कहीं कंट्रोल की जरूर ऐसा लगता है कि जो चलता है बराबर है? क्या है फायदा? कोई ना नहीं बोलता हूं। फायदा का तो मेरा विरोध कहां है, मैं इसलिए तो मोर शब्द आगे लगाया। शक्कर दूध में डालो वो फायदा ही है, मगर कहीं रुकना पड़ता है। वो जो मेरा आग्रह है वो कहीं यू हैव टू स्टॉप समवेयर। और आप यदि बोलो कि महाराज साहब ये मोर मैकेनिज्म से फायदा है, मैं नहीं बोलता हूं कि तुम बोल सको, तुम्हारी कोई ताकत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव है, सब खत्म हो गया है। चलो आगे। नंबर 1, नोट मोर मैकेनिज्म। नंबर 2, नो मोर एक्टिविटीज। एक्टिविटी की भी एक लिमिटेशंस। इतनी एक्टिविटी, इतनी, यू हैव नो टाइम फॉर यू हैव नो टाइम फॉर योर फैमिली एट ऑल। मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर पर्सनल लाइफ, व्हाट इज योर फैमिली लाइफ, व्हाट इज योर सोशल लाइफ, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल लाइफ? 4 लाइफ की आप बात कर सकते हो। यू हैव पर्सनल लाइफ, यू हैव फैमिली लाइफ,
यू हैव सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात। इतनी बड़ी सभा में जो अपने आप को मानता है कि महाराज साहब आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम एट ऑल, कोई विरोध नहीं। मैं इतनी 276 किताब तक पहुंचा, इतना प्रवचन करता हूं, फिर भी मेरे पास पर्सनल लाइफ भी है, आई हैव फैमिली लाइफ, आप सबके बीच में, दिस इज माई सोशल लाइफ और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी है। चारों लाइफ को बचा के मैं आगे चलता हूं। आप मुझे बताओ कि आपके पास ये पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों है, बताओ। हाँ हाँ कि ना? क्यों इतनी एक्टिविटी लेकर के तुम बैठे हो कि आपके पास ये चार लाइफ खत्म होगी, तो फिर किसके लिए भाग रहे हो? फॉर व्हाट? इतनी एक्टिविटी को लेकर के तुम क्या करना क्या चाहते हो? और आपको मालूम होगा लोकल ट्रेन चलती है उसमें पेड़ जितने दिखाई पड़ते, राजधानी एक्सप्रेस में इतने पेड़ नहीं दिखाई पड़ेंगे। गति जितनी तेज इतनी दृष्टि कम, समझे? गति जितनी ज्यादा उतनी दृष्टि आपकी कम रहेगी। जितनी कम गति से चलेंगे बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा, तेज गति से आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ने वाला है। बेटा नहीं दिखाई पड़ता, बाप नहीं दिखाई पड़ता। आप इतनी एक्टिविटी मुझे कि कभी आपके पिताजी बोलते कि बेटा मुझे शरीर में कुछ दिक्कत नहीं है, बट आई विश कि तू 10 मिनट मेरे पास बैठ, मैं अकेलापन महसूस करता हूं। आप बोलते कि गुरु पापा आई हैव नो टाइम, बाप को। फैमिली लाइफ मानस में रात को 9 बजे के बाद अपनी फैमिली के पास मजे से बैठता हूं, आई हैव टाइम। मानस 24 घंटे बाहर के लिए पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं हूं, मगर फैमिली मेंबर के लिए आई एम अवेलेबल फॉर 24 आवर्स, कभी भी मिलता हूं। मैं इंदौर था, याद रहेगा इंदौर, ये किताब में मैंने इस एग्जाम्पल लिखा है। चालू प्रवचन में एक छोटा सा नियम दिया था कि 1 रुपया रोज भिखारी को दो। यहां भी बात हुई थी एक बार, ओनली 1 रुपीज टू बेगर्स, और यदि तुम चूक गए तो 1000 रुपया की पेनल्टी। अभी ये नियम क्यों दिया था प्रतिज्ञा, उनका क्लैरिफिकेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। एक लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारे से 1000 रुपए की पेनल्टी लगी है, आप बोलो कहां यूज करूं? मैं बोला 1 रुपया तू नहीं दे पाया भिखारी को, 1000 रुपए की पेनल्टी लगी कैसे? महाराज साहब सच बताऊं, जीवन का एक रास्ता बदल दिया। 1000 रुपए की पेनल्टी आने के बाद महाराज साहब जो अनुभव हुआ ना, अनुभव ने जीवन का राह बदल दिया। मैं बोला हुआ क्या? महाराज साहब आपने जिस दिन से नियम दिया उस दिन से घर पे जाते वक्त एक भिखारी एक जगह हमेशा वो वहीं बैठता था। मैंने भिखारी को बोल दिया दोस्त तू यहीं बैठता है ना, एक कम कर रोज यहीं बैठना, मैं तुझे रोज रुपया देने वाला हूं, मगर बैठना यहां, इधर उधर मत भागना, क्योंकि 1000 की लग जाएगी मुझे। और माना साहब ऐसा हुआ कि एक दिन में रुपया देने के लिए गया, संडे का दिन, भिखारी नहीं मिला। परमात्मा के मंदिर से पूजा करके जाता था, बीच में भिखारी मिलता था, रुपया देता, नहीं मिला, और घर पे जाकर के सब भूल गया। और भूलने के बाद मना साहब ऐसा हुआ, रात को याद आया कि भिखारी को रुपया देना तो रह गया। अभी 1000 रुपये का मामला मना साहब आपको देने में पैसा बहुत है महाराज साहब, 1000 रुपये की पेनल्टी को मायना नहीं लगती है, मगर महाराज साहब सोमवार को भिखारी मिला, और जैसे ही भिखारी मिले मैंने भिखारी को पूछ लिया दोस्त तूने वादा दिया था कि मैं रोज यहां बैठूंगा, मगर तू कल यहां नहीं था, इनका कोई कारण है क्या? महाराज से वो भिखारी के जवाब ने पूरी जीवन की दिशा बदल दी। और वो भिखारी ने इतना ही कहा कि तू मेरी बात बराबर है, आपने मुझे बोला था, आप रोज 1 रुपया देते थे इसलिए मैं यहां बैठता था, मगर एक बात बताऊं, मैं हूं तो भिखारी मगर मेरी भी फैमिली है, और संडे के दिन मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बेटे के लिए मैंने स्पेयर में रखी है। संडे के दिन मैं भीख नहीं मांगता हूं, फैमिली के लिए स्पेयर में रखता हूं। तुम समझ सकते हो? महाराज साहब वो भिखारी ने जब बात बताई, मान लिया कि मैं भिखारी हूं, पब्लिक से भीख मांग करके मेरा घर चलता है, मगर संडे तो मेरी फैमिली के लिए अवेलेबल है। महाराज साहब पूरा दिन मेरे बेटे और बेटी के साथ झोपड़पट्टी में बैठता हूं, सब महाराज साहब आनंद पा रहे हैं। वो भिखारी ने मुझे बताया आप 1 रुपया नहीं, कल 100 रुपया यदि रविवार के दिन देने के लिए निकलेंगे, मैंने संडे का दिन फैमिली के लिए स्पेयर में रखा है,
नॉट फॉर मनी। आप इतने बड़े आए हो सभा में बैठने वाले, आई आस्क टू यू, तुमने रखा है कि संडे के दिन मेरी फैमिली के रहेगा? 1 रुपया 100 रुपया तुम भिखारी को दो, भिखारी बोलता है कि मैं संडे के दिन चाहे कोई भी हालत हो मेरे फैमिली को अवॉइड नहीं कर सकता हूं। क्या है तुम्हारे पास? लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद भी संडे के दिन तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी मां को, बाप को नहीं मिल सकते हो, तो तुम श्रीमंत कैसे? ये एग्जाम्पल मैंने याद रहेगा, इंदौर किताब में लिखा, वो एग्जाम्पल की वो किताब गई अहमदाबाद। अहमदाबाद 1 नंबर का चार्टर्ड अकाउंटेंट में जिसका 110 में नंबर आता है, उसका मेरे पे 4 पन्ने का पत्र है। महाराज साहब एग्जाम्पल ने हमारा जीवन, हमारी दिशा 100, पूरा परिवार महाराज साहब साथ में मैंने बिठा दिया। 2 करोड़ का महाराज साहब बंगला है, घर में 3 गाड़ी है, मगर महाराज साहब मैं खुद मेरे परिवार को नहीं मिलता था, अभी तय कर लिया। और महाराज साहब आपको एक बात बताऊं, 2 बेटे थे और 2 बेटे को नजदीक बुला के कहा कि संडे का दिन बेटा तेरे लिए स्पेयर में रहेगा। महाराज साहब बेटा जो रोया है, पहली बार पता चला कि पैसे के सामने फैमिली की क्या ताकत होती है। और महाराज साहब वो भिखारी का दृष्टांत सुनने के बाद आज 4 महीना हो गया, 4 महीना संडे के दिन फैमिली के लिए रखा है, पैसा छोड़ दिया है आपके पास ये ताकत? You have no personal life, you have no family life, you have no social life, you have no spiritual life, then आपकी एक्टिविटी का रिजल्ट क्या है? एक्टिविटी तो मैं भी तो करता हूं, आपके सामने बैठा हूं, मगर चारों लाइफ को संभाल के। आप मुझे इतना बोल दो कि महाराज साहब चारों लाइफ को बचा के महाराज साहब आगे निकलते, मैं अपना बयान वापिस खींच सकता हूं। एक्टिविटी का विरोध नहीं, मोर एक्टिविटी। ये मोर शब्द आंखों के सामने रखना। क्या है आपकी मानसिकता? संडे के दिन फैमिली के लिए। मैं बंबई था ना, आप मजाक मत करना, मैं इस व्यासपीठ पे झूठ नहीं बोलूंगा। एक माँ मेरे पास आई थी, उसने बोला महाराज साहब कमाल हो गया आज घर में। मैंने पूछा क्या हो गया? महाराज साहब संडे का दिन था कल, और मेरे बेटे ने मुझे पूछा कि मम्मी ये अपने घर में ये हर रविवार कोई दिखता है, वो कौन है? तो बोलना पड़ा तेरे पप्पा है। जहां बेटा बाप को नहीं पहचानता है, वो तुम बोलते कि महाराज साहब समाज में 1 से 10 में मेरा नाम है। क्या करना है? व्हाट इज योर पोजीशन? मुझे जवाब चाहिए। मोर एक्टिविटी की एक्टिविटी पर कंट्रोल है। और एक बात, पुगरा जी, ये कमीज होता है ना, कमीज में बटन भी होता है, बटन गाज में जाता है, बराबर है? बराबर है। सच बोलो, चौथे नंबर का बटन पहले नंबर के गाज में डालो तो कोई दिक्कत है? माने यूनिवर्सल ट्रूथ है, कानून है क्या? क्या होगा? क्या होगा? क्या चौथे नंबर के बटन को पहले नंबर के गाज में डाल दो तो क्या दिक्कत क्या है? क्या लोग क्यों हंसेंगे? आप बोल सकेंगे ना कि बटन गाज में डाला है, कि सर पे थोड़ा डाला है। सच बोलो, क्यों लोग हंसेंगे? हाँ, नॉट कंफर्ट नहीं, कंफर्टेबल भी हो सकता है। पूरा संसार आपको कंफर्टेबल हो गया तो कमीज कंफर्टेबल होने में क्या दिक्कत है? इतना बेकार संसार, फिर भी आप उसमें जम गए बराबर। कमीज में क्या दिक्कत है? कंफर्टेबल नहीं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, बटन गाज में जाना चाहिए, वो सत्य आधा सत्य है। पूर्ण सत्य वो है कि जिस नंबर का गाज हो उसी नंबर में बटन जाना चाहिए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में आपको कोई, आपने किसी को नंबर दिया है क्या? मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, सामने बिजनेस, बायर, कोई सोशल मीटिंग, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने वो नंबर दिया है क्या? आपका जीवन का कमीज, उसमें बटन गाज में डालने का नंबर है आपके पास? चौथे नंबर का बटन पहले नंबर के गाज में जाए तो आपको लगता है कि महाराज साहब मजाक का कारण बन जाएगा मेरा कमीज, तो आपका जीवन मजाक का कारण नहीं बन रहा है क्या? पहले मुझे बताओ कि, मैं तो आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, नंबर की बाबत में तुम स्पष्ट हो? आपने कभी जीवन में तय किया दिस विल बी ऑन द फर्स्ट नंबर 100%? क्या लगता है? यू आर वेल लर्नेड, यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड लोग, उनके सामने प्रवचन करता हूं, तो मुझे बताओ कि आपके जीवन का कोई नंबर है तय? क्या लगता है? नहीं,
वो आप नंबर आप तय मत करना है तो बोलो, वो नंबर मुझे सजेशन मत करो, वो तो बहुत मुझे मालूम है। या तो हाँ बोलो या तो ना। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि किसको तुमने नंबर कहां दिया है, मगर आप बोलो कि मानस साहब जीवन में टॉप प्रायोरिटी हम समझे, नंबर 1 2 3 4 यही रास्ता हमारा सब है मेरे जीवन का, उसी ट्रैक पे हम जा रहे हैं। मैं बताऊं, मेरे पास एक बंबई का बहुत बड़ा श्रीमंत आया था, आते लोग, और उसी टाइम मैं मेरे साधु को लेसन दे रहा था। जल्दबाजी होगी, उसको जो होगा सो। उसने बोला महाराज साहब साता में, बोला ठीक है साता में हूं, और लेसन मेरा चालू रहा। चालू लेसन में उसने मुझे पूछ लिया महाराज साहब कितना समय लगेगा। मैं बोला पौने घंटा लगेगा, 45 मिनट्स मस्ट। महाराज साहब मुझे जल्दबाजी है, ये 45 मिनट में किसी से बात नहीं करता हूं, मेरे साधु से बात चलती है। और वो चला गया। 2 दिन के बाद वापिस आए, उनको बुरा लग गया था, और उसने मुझे कहा महाराज साहब बड़ी उम्मीद के साथ आपको मिलने के लिए मैंने समय निकाला था, आपने मुझे समय नहीं दिया। कभी कभी पोजीशन का भाव हम पर आ जाता है, समझे ना, पोजीशन का भाव। मैंने उनको बोला कि ठीक है आप आए, मैंने समय नहीं दिया, आपको गलत लगा, मगर मैं अभी अवेलेबल हूं। नहीं महाराज साहब वो टाइम आपने समय नहीं दिया, थोड़े ऑपरेशन की भाषा में बात करना पड़ा मैंने, और मैंने उनको बोल दिया कि तुम्हें मुझे समय देना चाहिए, वो मैं मानता हूं, उपेक्षा किसी की नहीं करता हूं, हो सके वहां तक जो बात करने के लिए उनको मैं संभाल लेता हूं। मगर एक बात बताऊं, मेरे साधु को मैं लेसन दे रहा था, तब आप आ जाओ, मुझे मिलना चाहिए। यूं महाराज साहब आपका साधु तो 24 घंटा आपके साथ है, देखो इनका लॉजिक, आपका साधु 24 घंटा उनके साथ है, मैं तो महाराज साहब कभी कभार आ सकता हूं, तो आपको मुझे टाइम देना था, आपके साधु को आप कभी पाठ दे सकते हो। जब ऐसा लॉजिक तब उसने दिया, तब मैंने उनको इतना ही कहा दोस्त एक बात बताऊं, मेरे लिए तूने सिर्फ 15 मिनट निकाली है, मेरे शिष्य ने पूरा जीवन निकाल दिया है, तुझे समय दूं कि उनको समय दूं? मां बाप छोड़ के 24 घंटे मेरे पास लगे, उनको टॉप प्रायोरिटी की तुझे प्रायोरिटी दे दूं? मान लिया उसने कि महाराज साहब यू आर 100% राइट। एक अबजपति आत्मा मेरे साधु के लेसन को डिस्टर्ब करके बोले कि मुझे टाइम तो मैं अवॉइड कर देता हूं, क्योंकि माई नंबर फिक्स। आपके जीवन में कोई नंबर नहीं, आपका बेटा आपसे मजे से बात कराए, उसी टाइम कोई बाहर का फोन आ जाए कि होटल में मीटिंग है, आप बोल नहीं सकते हो कि मेरे बेटे से बात चल रही है। अरे मैं तो ये बेटे की छोड़ो ना, एक छोटी सी बात करके आगे चलना चाहता हूं। सच बोलो, हृदय से जो तो आपके बेटे के साथ आपकी बात चलती है, उसी टाइम किसी का मोबाइल आता है, आप बेटे के साथ फिर में बात करते हो कि मोबाइल वाले के साथ? व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू, समझ गए ना मैं क्या कहना? मोबाइल आया और रिंग बज रही है, आपके बेटे के साथ आपकी बात चल रही है, आप उनको बोलेंगे कि 10 मिनट के बाद फोन करना, ये बोलेंगे क्या बेटे को बोलेगा फिर तेरे से बात करता हूं? बेटे से माने एक मोबाइल की घंटी ने आपके बेटे के साथ आपका रिलेशन तोड़ने का पाप किया। ये अंदर ग्रंथि आप समझ नहीं सकते कि क्या लॉस कर रहे हो आप। और मैं बोलता वो फोन की घंटी बजाने वाले को नहीं बोल सकते थे कि मेरी बेटे से बात चल रही है, 10 मिनट बात नहीं करूंगा, या तो बेटे से बात होगी, मैं सामने से फोन करूंगा। इतना टॉप प्रायोरिटी पे आप बेटे को, पत्नी को, मां को छोड़ करके उन और मे भी पॉसिबल उनके साथ कोई बात का विषय ही ना हो सकता है कि नहीं? जब बेटे को अवॉइड कर देते तो बेटा पूछेगा, आप इनको पूछेगा बोलो क्या बात है, वो बोलेगा सिर्फ टाइम मिला तो तुम्हें घंटी बजा दी, तब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। मोर एक्टिविटी, नंबर 1 मोर मैकेनिज्म, नंबर 2 मोर एक्टिविटी, नंबर 3 मोर फाइनेंस। देयर इज नो लिमिटेशंस। बंबई के स्टॉक एक्सचेंज में मैं प्रवचन करने के लिए गया था। 5-5 हजार करोड़ों के मालिक वहां मेरे सामने प्रवचन में बैठे थे, पूरा शेयर बाजार हाजिर था वो। और वहां मैंने पूछा था इस बाजार में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोर सफिशिएंट एंड इनफ। आप यदि बोल सके शेयर बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। Manas said, we have no answer. If you answer, I would like to know from you,
आप मुझे बता दो महाराज साहब, ये मोर या सफिशिएंट, नाउ इनफ। आपको गुलाब जामुन प्रिय है, परोसने वाला आपके प्रति प्रेम है, वो गुलाब जामुन देते रहेगा, अब बोलेगा इनफ, नाउ नॉट मोर, हो गया। आपको मैं पूछना चाहता हूं फाइनेंस के क्षेत्र में, वेयर इज द फिनिश लाइन, वेयर इज द डेड लाइन? क्या है? वाई नॉट? कमल जी क्या जवाब? नहीं, कोई ठोस आप बताओ। और एक बात बताऊं, जीवन की समाप्ति है, आपके लोभ की समाप्ति न हो सकता है। एक समय आएगा जीवन टोटली विराम ले लेगा, तब क्या करेंगे? तब तक भी आप भागते ही रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कुछ समवेयर वी हैव टू स्टॉप? क्या है? तुम कुछ कर नहीं पाए तब? नहीं, बराबर है, बोलो। हाँ, तुम कुछ कर नहीं पाएंगे तब पैसा क्या कम लगेगा, मुझे थोड़ा बताओ। नहीं, आपका लॉजिक, ऐसे भी वकील है तो उनके पास लॉजिक होगा तो बताओ, मैं नहीं समझ पाता हूं। आप कुछ कर नहीं पाएंगे तब पैसा क्या कर पाएंगा? और एक बात, तुम जब कुछ नहीं कर पाएंगे तब पैसा यदि आपको काम लगेगा तो वो पैसा का लिमिटेशंस होगा। हाउ मच? और आपको मैं बताऊं, जिसके घर में फैमिली छोटी और बंगला बड़ा है ना, उसके घर में करीबन फैमिली कम है तो नौकर और कुत्ते ही रहते। तुमने कुत्ते और नौकर के लिए बड़ा घर बनाया क्या? नहीं, जवाब दो। आप मुझे इतना बताओ, कुछ काम नहीं लगेगा तब पैसा क्या काम लगेगा? कुछ बताओ मुझे। Give your answer. प्रकाश जी क्या? पैसा वास्तव में। और एक बात तो कमाल की बात है, आपके पिताजी ने यही लॉजिक दिया था, तुम समझे नहीं। और कई जगह तो मैं पूछता हूं ना, तुम दौड़ते क्यों हो? तो बोलता है कि महाराज साहब बेटे के लिए व्यवस्था तो करनी चाहिए ना। और बेटे को पूछता हूं, मैंने कभी पापा को बुला ही नहीं, भागो। तुम समझे नहीं। सच बताऊं, तुम्हारा नशा है, ये कोई रिक्वायरमेंट तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी डिजायर है। रिक्वायरमेंट हो तो 2 मिनट का काम है। और एक बात आपको बताना, रिक्वायरमेंट यदि आप लिखना चाहते हो, एक पीसी में आ जाएगा सब, ओनली इन पोस्ट कार्ड। आप बोलो कि मेरे जीवन की महाराज साहब रिक्वायरमेंट है, मैं आपको लिख के बताऊं, एक पोस्ट कार्ड में आ जाएगा। और डिजायर की बात करेंगे तो 2000 पेज का पुस्तक भी कम पड़ेगा। तो आप पोस्ट कार्ड के लिए घूम रहे हो, किताब के लिए घूम रहे हो, और वो भी एंडलेस। कितना चाहिए, नो लिमिटेशन, भागो ही भागो, भागो ही भागो। अभी एक प्रश्न मोर फाइनेंस के क्षेत्र में एक प्रश्न आपको पुनः, सच बोलो, शांति और संपत्ति दोनों के बीच में चॉइस करनी है तो क्या चॉइस है आपकी? व्हाट इज योर चॉइस? फिर से, वन साइड हैप्पीनेस, वन साइड रिचनेस, दो में से एक ही मिल सकती है। व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? यू हैव टू बी हैप्पी और यू हैव टू बी रिच। दशहरा के दिन कितने भी तुम रावण को जलाओ, मगर एक बात बताऊं, तुम पूजा राम की करते हो, दोस्ती तुम्हारी रावण से ही है। ओ, ये कंट्रोवर्सी है। चाहे भले पेपर में मीडिया में आ जाएगी रावण को जलाया, कौन रावण को जलाता है? ये बाहर से रावण को जलाओ, अंदर से तो रावण तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय वही है। आपको मालूम नहीं, रामायण सीरियल चल रही थी 2045 की साल में, मैं उस टाइम राजकोट था।
मेरी शिविर चल रही थी और शिविर में लड़के ना मालूम एक शिविर में लड़के इतने आ गए ज्यादा, तो मैंने पूछा ये क्या हो गया सीरियल, और वही टाइम था 9 से 12 शिविर चलती थी, उसी टाइम रामायण की सीरियल, जैसे कर्फ्यू लग गया 144 कलम। और एक दिन लड़के को मैंने पूछा, मैं बोला यार इतनी भीड़ जबरदस्त बढ़ गई, बात क्या है, सीरियल बंद हो गई? उसने बोला महाराज से सीरियल तो चालू है। फिर मैंने बोला ये क्यों हुआ? माना से रावण मर गया। तुम समझे, राम अभी तक जिंदा है, मगर महाराज साहब सीरियल में जो चाम था ना वो रावण से ही था। ये मेंटालिटी है लोगों की, राम जिंदा रहे या न रहे, रावण तो जिंदा रहना चाहिए, और फिर उनको जलाते हो। आप मुझे बताओ मोर फाइनेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोर फाइनेंस? तुम्हें कभी नहीं ना, तो एक बात बताऊं, मन के नेचर को हमेशा आंखों के सामने रखो। आपके पास पैसा कम है इसलिए आप डिस्टर्ब नहीं हो, आपको पैसा कम लग रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो। कम पैसा होना और कम पैसा लगना दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। सच बोलो, इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, कम है कि कम लग रहा है? तो सच बताओ, भगवान भी आपको खुश नहीं कर पाएंगे कि जिनको कम ही लग रहा है, चाहे 10 करोड़ दो, वो बोलेगा कम है। और आपको बुरा न लगे तो प्रश्न पूछो, सच बोलो, रास्ते में चलते 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 भिखारी के चेहरे पे मुस्कान लानी है तो कितना रुपया दे दो तो मुस्कान आ जाए? हा? कितना? 10। और आपके चेहरे पे मुस्कान आती ही नहीं, कितना भी दे दो। तो समझ में नहीं आता कि भिखारी कौन है। क्या कमल जी? नहीं, मुझे जवाब दो। आप एक बात बताओ, सर बोलो, आपको नहीं लगता कि अभी बस हो गया? नहीं लगता है? हाँ, कभी के अभी कम ही लगता है, तो इलाज कराना पड़ेगा, डॉक्टर बैठे बाजू में। नहीं, ये बताना ही पड़ेगा। तुम्हारी क्या बात बताऊं, धीरूभाई अंबानी मेरी किताब कहीं रुको कभी रुको, यही किताब फाइनेंस पे थी। कहीं रुको दैट मीन्स 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़। कहीं रुको, कभी रुको दैट मीन्स 60 70 75 80। या तो संपत्ति के फिगर में रुक जाओ या तो एज के फिगर में रुक जाओ। वो किताब मैंने लिख दी, कहीं रुको कभी रुको। इनका इंग्लिश वर्जन था फिनिश्ड लाइन। और यही किताब पढ़ के धीरूभाई अंबानी मिलने के लिए आए थे। 5 बार मीटिंग हुई और चौथी बार मैंने धीरूभाई को पूछा था, धीरूभाई अभी नहीं लगता कि बहुत कुछ हो गया, मुकेश और नील तैयार हो गए, यदि तुम पूरा का पूरा रिलायंस उनको दे दो तो दिक्कत क्या है? मैं धीरूभाई अंबानी के कॉन्ट करके आपको बताता हूं। धीरूभाई अंबानी ने मुझे यह कहा था, महाराज साहब जब तक शरीर में खून का बूंद है तब तक पैसे से वापिस नहीं आऊंगा। यह नशा लाखों करोड़ों अब्जों रुपए का मालिक ये बोलता है कि जब तक खून का एक बूंद भी बचा है शरीर में तब तक पैसे के पीछे चला जाऊंगा। क्या करना क्या है? 5 करोड़ के मालिक 50 करोड़ के मालिक कैंसर होगा तब क्या है आपके पास? ये कैंसर ये पैसा आपको प्रसन्नता देगा? मोर फाइनेंस, कहीं आप लिमिटेशन तय करो। और मैं बताता हूं कुछ जीवन की सोचो और बताऊं, आप भले मुझे बोलो या ना बोलो, बट यू ऑल आर डिस्टर्ब। दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे पास हैप्पीनेस रिचनेस के क्षेत्र में तुम आगे हो, और ये समाज ने भी तुम्हें एक ही गोल दिखाया है, रीच बन जा। समाज में उसकी कीमत है, उसकी ताकत है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनका ही सम्मान है, वही समाज में क्रेडिटेबल है। जिसके पास पैसा नहीं उनका समाज भाव नहीं पूछता है। ये तुम्हारी समाज की व्यवस्था हो भी सकती है, मगर इसके लिए जीवन की शांति को खत्म करने का पाप मत करो। चलो आगे। मैं पहले नंबर में आपको पूछना चाहता हूं, मुझे गंभीरता से जवाब दो, आपके जीवन की व्यवस्था एक्सपीरियंस बनाता है या ओपिनियन बनाता है? आपके जीवन को बनाने वाला कौन है? एक्सपीरियंस की ओपिनियन? एक आपका एक्सपीरियंस है एक नंबर में, दूसरे का ओपिनियन है। आप क्या चाहते हो? मेरे जीवन की व्यवस्था एक्सपीरियंस से बनेगी कि ओपिनियन से बनेगी? क्या लगता है?
आपको क्या लगता है अभी जो आपका जीवन चल रहा है, तुम भाग रहे हो एक्सपीरियंस को लेकर के, ओपिनियन को, आपके जीवन में टॉप लेवल पे क्या है? दिस इज माय एक्सपीरियंस। सारी दुनिया बोलती थी गुलाब जामुन खा ले, तुमने बोला गुलाब जामुन खाने के बाद डायरिया हो गया। ओपिनियन तुम्हारा कितना भी गुलाब जामुन के लिए अच्छा हो, मगर मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि दिस इज माय एक्सपीरियंस। व्हाट योर ओपिनियन, तुम डालो खड्डे में तुम्हारा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? सामने वाले का 1000 तरीके का गुड ओपिनियन गुलाब जामुन के लिए है, फिर भी तुम नहीं खाते हो क्योंकि एक्सपीरियंस इज रॉन्ग। सारी दुनिया बोलती है कि पैसे वाले की समाज में ताकत है, मगर आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि पर्याप्त पैसा होने के बाद ये मेरी मस्ती, मेरी प्रसन्नता, मेरी शांति, मेरा स्वास्थ्य सब डिस्टर्ब हो गया, फिर क्यों भागते हो? क्या आपके पास कोई लॉजिक तो होगा ना, ऐसे कि दिमाग वाले हो तुम? सोच के बोलो, मैं बैठता हूं 2 मिनट। नहीं नहीं, आप यदि मुझे कुछ कहना चाहते हो तो सोच के बोलो, कोई विरोध नहीं। क्या है? पैसा रहेगा तो ओके, कितने प्रतिशत? नहीं आप बोलो, आपके पास यदि 100 रुपया आ गया और आप बोले कि दूसरे की मदद करेंगे, कितने प्रतिशत? 95? तुम भी मुझे फंसाते हो। तुम वकील हो तो मैं वकील का गुरु हूं। बोलो, नहीं आप मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, बताओ कितने प्रतिशत? प्रतिशत बोलो, मैं आगे चलता हूं। पहले क्या देखेंगे? आप मुझे बताओ कि गुरुदेव मांगने वाले मेरे पास कम आते, मैं पूरे रायपुर को भेजूंगा, आपकी तिजोरी साफ कर देगा वो। तुम बोला ना ऐसी ऑफर करो, तुम बोला कि गुरुदेव मांगने वाले कम आते, मेरे पास बहुत है ऐसे। क्या छलावा करते हो तुम खुद के साथ? कोई दूसरे के लिए नहीं करता है, वो खुद के नशे को पुष्ट करने के लिए करता है। कोई छोड़ो ये सब बात। और एक बात बताऊं, तुम मेरे पास कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए तुम ये एक्टिविटी लेकर के बैठे हो। आपके पास यदि कुछ अच्छी एक्टिविटी होती ना, तुम ये नशा पागल बन के दौड़ते नहीं। गुरुदेव बहुत अच्छे काम है मेरे पास। मोर फाइनेंस में नहीं बैठता है। मोर मैकेनिज्म नंबर 1, नंबर 2 मोर एक्टिविटी, नंबर 2, नंबर 3 मोर फाइनेंस। अब मुझे कुछ बताओ तो मैं थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर दूं। नॉट अपोज इन मनी बट मोर। मोर शब्द आपकी आंखों के सामने रखो। और कभी कभी तो मुझे होता है, आपके पिताजी के पास इतने रुपये नहीं थे, फिर भी आपसे ज्यादा प्रसन्न थे। Am I right? और आपके पास इतने रुपये आने के बाद भी आपकी प्रसन्नता पिताजी से बहुत कम हो गई। प्रसन्नता की बात तो छोड़ो, एक दूसरी बात, कहीं किसी के घर में क्रिटिकल पोजीशन आती थी तो आपके पिताजी की राय लेने के लिए लोग आते थे। आज आपका बेटा आपकी राय नहीं लेता है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी तुम पैसे के पीछे पागल मने, समझ में नहीं आता है। कोई ठोस कारण बताओ तो मैं मानूं कि आपका दौड़ना सार्थक है। कब रुकेंगे? आराम कब करेंगे? आपको रेस्ट जमता ही नहीं। इतनी बड़ी सभा है, मैं तो बाजार में गया नहीं कभी, और तुम रोज बाजार में भागने वाले, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, समझ में नहीं आता है। कोई लॉजिक? हाँ, डॉक्टर साहब कुछ
नहीं, दिमाग में मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारे पास भी कोई, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसे थोड़े इनपुट आउटपुट नहीं मिलता हो तो इनपुट इतना थोड़े देते हो। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द रीजन। बहुत अच्छी सभा है, एकदम शांति। क्या है? माने ये कमल चंद जी को लगता है अभी मेरे पास ज्यादा है, यही नहीं। नहीं, ये अच्छा जवाब है। ये इसलिए पूछ रहे कि गुरुदेव कभी कुछ चैरिटी की बात ही नहीं करे, मेरे पास ही नहीं है तो मैं क्या दूं। थर्मोमीटर, अब ये क्या ना, थर्मोमीटर में डॉक्टर को पता है कि 106 तक बुखार आता है, बाकी तो फूट जाता है वो भी। और सच बताऊं, बुखार को पकड़ने वाला थर्मोमीटर अभी तक निकला है, लोभ के बुखार को पकड़ने वाला दुनिया में कोई थर्मोमीटर नहीं निकला है। मोर 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 मोर, बस भागते चलो। छोड़ो, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वालों को, आपको यदि दिमाग में बैठे पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये चार को यदि आप न्याय दे सको, फिर आगे बढ़ना। ज्यादा बात इसमें नहीं करना चाहता हूं। नंबर 4, मोर इंडिपेंडेंट। मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी, मोर फाइनेंस, मोर इंडिपेंडेंट। सच बोलो, क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ी को क्रीज के बीच में दौड़ने की छूट है कि पूरे मैदान में दौड़ने की छूट है? इंडिपेंडेंट है उनके पास। दौड़, ये दोनों के बीच में ये लाइन हम कर देते, इसके बीच में जितना दौड़ना है उतना दौड़। मगर तू ये बोलेगा कि पूरे मैदान में खोड़ने की इंडिपेंडेंट मुझे चाहिए, नॉट पॉसिबल है, तो तू आउट हो जाएगा। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस स्वतंत्रता को मर्यादा नहीं है, रिपीट, हमारे वहां स्वतंत्रता की एक ही डेफिनेशन, मर्यादा में जो हो वो स्वतंत्रता है, मर्यादा तोड़ दो वो स्वच्छंदता है। जो भी चीज इस व्यासपीठ पर मुझे बोलने की छूट है, मैं जम के प्रवचन 4 महीना से कर रहा हूं, मगर मुझे लिमिटेशन है कि परमात्मा ने जो वचन बोलने की ना की है वो नहीं बोल सकता हूं। दिस इज इंडिपेंडेंट। मैं चाहे वो बोल सकता हूं, मगर वो लिमिटेशन से। डॉक्टर जो बनते हैं उनका ऑथ होता है ना, ऑथ डिस्पेंसरी के बाद लगाया है। ये क्या है? ये मर्यादा है। चाहे कोई भी मरीज आवे, उनका इलाज करने की छूट है, मगर ये ऑथ को हमेशा आंखों के सामने रखना। चाहे सत्ता में भाजपा आवे कि कांग्रेस आवे, उनको देश चलाने की छूट है, मगर संविधान को ओवरटेक करके नहीं चला सकता है। आप बोलो ये मोर इंडिपेंडेंट। आपके बेटे को, आपका बेटा है, आपके पास पर्याप्त पैसे, मोबाइल देने की छूट है, मगर मोर, जहां बेटा सिर्फ एडल्ट बन चुका है मगर मैच्योर नहीं है। सच बोलो, किसी भी चीज किसी को देने के लिए एडल्ट चाहिए कि मैच्योर भी तो चाहिए। क्या करेंगे? अब सबका फोकस किस पर जाएगा? एडल्ट से इसलिए नहीं कि मैच्योर इसलिए। शायद बोलो 40 साल की उम्र का ड्राइवर है, गाड़ी पे बैठने के लिए तैयार है, मगर मेंटली रिटायर है या तो नशा करके बैठा है, आप इनको गाड़ी देंगे? ये बोलेगा, सर्टिफिकेट लाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, आई एम 40 years, व्हाई यू आर रिजेक्ट मी? आप बोलेंगे यू आर एडल्ट बट नो यू आर नॉट मैच्योर। नशा करके गाड़ी चलाने की बात। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे को, आपकी बेटी को आपने जो भी स्वतंत्रता दी है, आज ये समाज जो स्वतंत्रता उनको देने की बात कर रहा है, मीडिया वाला जो देने की बात कर रहा है, वो स्वतंत्रता है कि स्वच्छंदता है? और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, 8 साल के बेटे की 58 किलो वजन हो, आपको हेल्दी लगेगा क्या? उम्र 8 साल और वेट 58 किलो। बाप बेटे को ले जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कुछ करो। ये 8 साल की उम्र में 58 किलो का वजन इनके लिए जोखिम बन सकता है, बराबर ना?
तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 8 साल के बेटे को 58 किलो वजन जोखिम बन सकता है, तो 8 साल के लड़के के पास 18 साल की बुद्धि जोखिम बन सकती कि नहीं बन सकती है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, परिवार में मोर शब्द रिजेक्ट है इंडिपेंडेंट के क्षेत्र में, आप बोल सकते हो क्या? स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति आज वो चल रहा है। सीरियल में कुछ भी दिखाओ, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, आप उनको काट नहीं कर सकते हो। ये जा रहा है मीडिया। मैं दिल्ली में थे, शिवराज पाटिल को गृह जब होम मिनिस्टर थे, मैं उनको मिला था, मैंने पूछा था आप कुछ तो कंट्रोल करो। सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल में करीबन 2 पिक्चर निकलते बाहर, तो 8 ही पिक्चर ऐसे है कि यू कैन सी विथ योर फैमिली मेंबर्स। 8 200 पिक्चर में से सिर्फ 8 पिक्चर फैमिली के साथ देख सकते हो। 192 पिक्चर ऐसे कि तुम फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते हो। तो व्हाट डज सेंसर बोर्ड? और ज्यादा से ज्यादा एक बात है कि टीवी पे तो और भी सेंसर बोर्ड, अरे पिक्चर पे तो है, टीवी पे सेंसर कहां? और यह बात आती है स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में। आपको पूछना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी में गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है कि नहीं? मर्सिडीज चलाओ, फियाट चलाओ, एम्बेसडर चलाओ, है कि नहीं? है? हां कि ना? मगर एक बात बताओ, रेड सिग्नल पे गाड़ी रुकने की स्वतंत्रता है तुम्हारे पास? गाड़ी भगाने की स्वतंत्रता है? गाड़ी चलाओ, कोई भी चलाओ, मगर कोई भी गाड़ी चलाने के बाद यदि रेड सिग्नल दिखाई पड़ा, यू मस्ट हैव टू स्टॉप, यह स्वतंत्रता आपको दी नहीं गई है। क्यों? क्यों? मगर दूसरे को डिस्टर्ब करने वाली स्वतंत्रता कभी देश में मान्य नहीं हुई, तो परिवार में, समाज में, साधु संस्था में कैसे मान्य है? आपको मैं पूछना चाहता हूं, अपने बेटे और बेटी को घर में जो भी स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता को कोई मर्यादा है क्या? जानना चाहता हूं। करीबन 1 लाख से 1.5 लाख लड़के यंग जनरेशन के साथ में परिचय में हूं। मैं वेदना से बोलना चाहता हूं, आज की नई पीढ़ी को इनका बाप खुद बोले कि बेटा तेरा मोबाइल दे दे, वो एसएमएस डिलीट किया, मेरा मोबाइल बाप को भी देने के लिए तैयार नहीं। क्या संग्रह करके बैठा है वो? जिसके बाद यही गंदगी का संग्रह करने का नशा है, उसको तुमने सब कुछ दे दिया। हमारे वहां शास्त्र पढ़ने के लिए भी साधु को मैच्योर बनने का कहा है, नॉट एडल्ट्स। साधु बन चुका है, कोई भी शास्त्र पढ़ने दो, नहीं, मैच्योरिटी चाहिए। जहां शास्त्र पढ़ने के लिए भी मैच्योरिटी चाहिए, वहां तुमने अपने बेटे को सब कुछ पढ़ने के लिए दे दिया। सारी दुनिया की गंदगी बस एक छोटे से मोबाइल में आती और तुमने बेटे को दे दिया 8 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में, और बेटा मांगता है। आपको पूछना चाहता हूं, मोर इंडिपेंडेंट की मानसिकता क्या? मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी, मोर फाइनेंस, मोर इस प्रवचन सभा में बोलने की छूट है, सब कुछ बोलने की छूट नहीं है। आपके घर में भोजन में आने वाली थाली में खाने की छूट है, मगर सब कुछ खाने की छूट नहीं है। समझे मैं क्या कहना है? हर स्वतंत्रता मर्यादा से निश्चित है, और उनको ही स्वतंत्रता बोली जाती है। जिस स्वतंत्रता को कोई लिमिटेशन नहीं, वो स्वतंत्रता कभी बन ही नहीं सकती। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास मोर शब्द कैंसिल करो, ऐसी इंडिपेंडेंट आप आपके जीवन में लेकर के बैठे हो क्या? मैं आपको पूछना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? क्या क्या अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? आज पूरा का पूरा माहौल तुम देखो। मैं दिल्ली में रहा तो वो टाइम एक सीरियल आती थी टीवी में। मेरे पास बंबई में एक बहन आई, महाराज साहब हम इतने हैरान हैं, आप साधु बन गए इसलिए आपको पता नहीं होगा। महाराज साहब मेरा बेटा खुद मुझे पूछता है कि ये एकता कपूर की जो सीरियल आ रही है मम्मी, उसमें एक पत्नी को, एक मां को
एक बेटे के चार चार पप्पा है, मम्मी मेरे एक ही पप्पा क्यों है? और वेदना से कहूं, ये सीरियल देखने वाले शायद इस सभा में बैठने वाले 75% कम से कम होंगे। ये बात मैंने राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति को खुद को पूछा था, प्रतिभा पाटिल को। मैंने बोला आप तो मां हो ना, राष्ट्रपति तो बाद में हो, किसी की पत्नी भी बाद में हो, मगर नंबर एक आप मां हो ना? तो हाँ। और मैंने बोला कि आप जिस पोस्ट पे बैठे हो आपको पता नहीं कि एकता कपूर के सीरियल में क्या रहा है? और उसने मुझे ये कहा कि महाराज साहब मैंने वो सीरियल देखने का बंद कर दिया। तब मैंने उनको पूछा, मैडम आपने बंद कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में बंद क्यों नहीं कराया? आप वो पोस्ट पे बैठी हो, यदि इतना डैमेज करने वाली, परिवार व्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाली ये सीरियल आ रही है तो आपने खुद बंद क्यों नहीं करवाया? और वो राष्ट्रपति का जवाब था, महाराज साहब आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग। बोलने में सेंसर बोर्ड चाहिए, देखने में सेंसर बोर्ड नहीं चाहिए, खाने में सेंसर बोर्ड चाहिए। तुम कोई भी करो, कोई स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में चाहिए। यू कांट कंट्रोल अस। और इसी चीज को लेकर के डाउनफॉल आ रहा है। मैं खामगम में दिल्ली में मुझे मीडिया मिले थे, सब मीडिया के टॉप क्लास के। मैं बोला तुम छोड़ो, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप जिस मीडिया में, उसी मीडिया में 10 साल पहले की आपका वो मैगजीन देख लो और अभी देख लो, आपको पता चलेगा कि आप कहां हो। रिपीट, मैं ये नहीं कहता कि मीडिया कहां गया, आपका ही मीडिया जिस पेपर को लेकर का बैठे हो उसी पेपर में 10 साल और 15 साल के पहले चले जाओ और एक मैगजीन आपका पेपर निकाल के देखो, तब पता चलेगा कि डाउनफॉल कितना आ चुका है। आपको लगता है यू आर एग्रीड विथ मी? समाज को, परिवार को न बचा सको तो कुछ नहीं, आपकी स्वतंत्रता को कहीं मर्यादा से लिमिट कर देना। हर स्वतंत्रता का उपयोग मत करना। टीवी आपका है, कमरा आपका है, दरवाजा घर का बंद है, आंख आपकी है, हाथ आपका है, जो भी खोलना चाहो खोल के देख सकते हो, मगर मर्यादा में रहना। ये चौथे नंबर की बात। और 5वें नंबर की बात है मोर एग्रेसिवनेस। मोर एग्रेसिवनेस, बार 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 हर छोटी चीज में एक्साइट हो जाने की बात, जैसे दिमाग का ठंडापन करीबन करीबन खत्म हो गया। कोई भी छोटी चीज को लेकर के भी न मालूम इतना गर्म स्वभाव बन जाता है। और एक बात बताऊं, क्रोध, वैर और हिंसा, तीन की जुगलबंदी है। शुरुआत में आएगा क्रोध, क्रोध को सफल बनाने के लिए वैर स्टोरेज करके रहेगा, मौका मिला वह हिंसा कर देगा। मेरे साधु पे मैं भी गर्म होता और मेरे गुरुदेव मेरे पे भी गर्म हुए थे, मगर एग्रेसिवनेस की एक मर्यादा, नॉट मोर। एक छोटा सा प्रश्न मुझे सच बोलो, यू कैन बैलेंस योर माइंड? आपको पूछना चाहता हूं, रास्ते में आप जा रहे हो और आपसे आगे जाने वाला को हॉर्न बजा के आप चाहते हो कि मुझे साइड दे दे, वो बिल्कुल स्लो गति से जा रहा है, आपको जल्दी जाना था इसलिए आपने साइड मांगी, फिर भी वो साइड नहीं देता है। सच बोलो, बैलेंस ऑफ माइंड रहेगा? नहीं। अभी बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, इनका कारण क्या? डॉक्टर से क्या कारण? तुम साइड मांग रहे हो, वो साइड नहीं देते, उनका फिर गर्म होने की क्या जरूरत? एक बार बताऊं, गाड़ी आपकी है, गाड़ी उनकी है, रोड कॉमन है, आपको जल्दी जाना है, वो बोलता है मुझे धीरे जाना है, इसमें आपको गर्मी करने की क्या जरूरत है? नहीं समझे? मुझे अभी रीजन नहीं समझ में आता कि आपको इतनी जल्दबाजी। ओके, 4 बार हॉर्न बजाया, नहीं मिली साइड, शांति से बैठो।
प्रकाश भाई 44 साल से प्रवचन करके हॉर्न बजा के साइड मांग रहा हो, तुम कोई देते नहीं हो, फिर भी मजे से प्रवचन करता हो। तुमने तो 1-2 बार मांगी होगी, मैं तो रोज मांगता हूं साइड, देते ही नहीं कोई। फिर भी मैं अपनी मस्ती में चलता हूं और साइड हॉर्न बजा। क्या बोले कमल चंद जी? क्या है? तो एक बात, आपको जल्दी में जाना है तो एक काम करो, आपको स्वतंत्र रोड बनाना चाहिए, पब्लिक रोड पे जल्दी नहीं जा सकता। हाँ, आपको जाना है जल्दी तो फिर जल्दी तो कभी कभी जल्दी वाला ऊपर पहुंच गया, समझे नहीं तुम? यहां तो डॉक्टर बैठे, मगर एक डॉक्टर ने डिस्पेंसरी बनाई तो इतना क्रेडिटेबल डॉक्टर था, समाज में उनकी गुडविल थी, मगर ऐसा हो गया डिस्पेंसरी में मरीज बहुत आते थे, उसको लगा इसी छोटी जगह में मरीज को संभालना बहुत मुश्किल है, और डॉक्टर ने डिस्पेंसरी चेंज की, स्थान बदल दिया, टॉप, सब सामान वामान टॉप। और हालत ऐसी हुई, जिस डिस्पेंसरी खाली करके गया वहां भी बोर्ड लगाया था कि डिस्पेंसरी भी उस जगह पे गई है, मगर मरीज जो आते थे वो भी कम हो गए। हाउसफुल की तो बात छोड़ो, डॉक्टर कुछ सोच नहीं पाए कि ऐसा क्या हो गया, मेरी इतनी गुडविल थी, जहां मरीज को मैं संभाल नहीं पाता था, यहां अभी बिल्कुल निकम्मा बैठा हूं, मरीज को बुलाता हूं फिर भी नहीं आता है। 1000 तरीके का उसने सोचा, कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक आदमी को बुला के लाया, यार तू कुछ वास्तुशास्त्र देखता है क्या? और कुछ नहीं है तो वास्तुशास्त्र तो है ही नहीं। नहीं, ये कई तुम्हें तो, तुम तो क्या, कोई भी मिलना चाहिए कोई। और वो वास्तुशास्त्र वाला है ना, वो ऊपर जाने के पहले डॉक्टर को बोला मरीज कोई नहीं आएगा,